स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहां पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। अपने 2 बच्चों और पति सुखपाल की परवाह करने के बजाय मंजू अपने नंदोई राजीव और दूसरे प्रेमी राजकुमार के साथ इश्क लड़ा रही थी। फिर एक दिन अपने लालची प्रेमियों के साथ मिलकर मंजू ने ऐसी योजना बनाई जिससे उसका बसा बसाया घर उजड़ गया। 15 जुलाई 2020 की सुबह करीब 9 बजे मंजू नाम की महिला गांव के कुछ लोगों के साथ जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे पहुंची। उसने थाना प्रभारी नवाब सिंह को बताया कि वह 4 दिन पहले अपने पति सुखपाल के साथ ननद उषा की ससुराल खाईखेरा आई थी। कल 14 जुलाई 2020 की रात को उसका पति वहीं से अचानक गायब हो गया। पुलिस पूछताछ में मंजू ने यह भी बताया कि उसका पति देर रात अपने बहनोई राजीव के साथ घर से निकला था, लेकिन उसके बाद उसका बहनोई तो घर वापस आ गया, लेकिन उसके पति का कोई अतापता नहीं है। किसी मामले में अगर किसी आरोपी का नाम पहले ही सामने आ जाता है तो पुलिस की सिरदर्दी काफी कम हो जाती है। इस मामले में भी पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली और सबसे पहले इस आरोपी राजीव कुमार को हिरासत में लेना जरूरी समझा। थाना प्रभारी उसी वक्त राजीव के गांव खाईखेरा पहुंचे तो राजीव तो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी उषा ने जो बताया उसने इस केस को और भी उलझा दिया। उषा ने बताया कि उसकी भाभी के साथ मुरादाबाद निवासी राजकुमार भी था, जिसे वह भैया बता रही थी। 14 जुलाई की देर रात वह सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद घर का काम खत्म कर अपने बच्चों को लेकर छत पर सोने चली गई थी। उसके बाद उसका भाई सुखपाल अचानक कहां गायब हो गया, उसे कुछ नहीं मालूम। उस रात उसके भाई सुखपाल राजकुमार ने उसके पति के साथ शराब भी पी थी, जिसके बाद तीनों पर ज्यादा नशा हावी हो गया तो गांव के पास बगीचे में आम खाने की बात कहकर घर से निकल गए थे। वहां पर आम खाने के बाद राजीव और राजकुमार तो घर वापस आ गए, लेकिन सुखपाल अचानक गायब हो गया था। पुलिस जिस केस को आसान समझ रही थी, इस जानकारी के बाद वह पुलिस के लिए काफी जटिल बन गया, क्योंकि उषा ने पुलिस को जो जानकारी दी थी वह सुखपाल की बीवी मंजू ने ही उसके पूछने पर बताई थी। इस मामले में पुलिस को सबसे पहले सुखपाल की बीवी मंजू की बातों में झोल नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस को लिखित तहरीर मंजू ने दी थी, इसलिए पुलिस पहले इस मामले में जानकारी जुटाना चाहती थी। पुलिस ने सबसे पहले राजीव कुमार से पूछताछ करना ठीक समझा। उसकी तलाश की गई तो वह जल्दी ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। राजीव ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि उस रात वह उन सभी के साथ आम खाने बाग में गया जरूर था, लेकिन आते समय सुखपाल न जाने अचानक कहां गायब हो गया। राजीव ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी बीवी मंजू भी उसके साथ थी। उसके बाद उन्होंने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता न चला। उन्होंने सोचा कि उसे शायद कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, जिसके कारण वह पीछे आते आते कहीं बैठ गया होगा। उन्हें उम्मीद थी कि वह खुद ही घर चला आएगा, लेकिन हम सब देर रात तक उसका इंतजार करते रहे, वह नहीं आया। उसके बाद उसे सुबह में भी सब जगह पर तलाशा, लेकिन उसका कहीं भी अतापता न चल सका। इस मामले की पूछताछ की हर कड़ी में एक नई जानकारी जुड़ रही थी, जिससे पुलिस को लगने लगा था कि सुखपाल इस दुनिया में नहीं रहा। राजीव कुमार की बातों से पुलिस को सारी कहानी समझ आ गई थी। पुलिस यह भी जानती थी कि यह मामला इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है। तभी थाना प्रभारी ने अपनी चाल चलते हुए राजीव कुमार से प्रश्न किया, लेकिन उसकी बीवी मंजू का कहना है कि तुमने उसकी हत्या कर डाली है। ये सुनते ही राजीव बोला, वो सरासर झूठ बोल रही है सर। सुखपाल की हत्या की पूरी योजना तो उसी की थी, इसमें वह खुद शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने सुखपाल की पत्नी मंजू को भी हिरासत में ले लिया। इस केस के खुलते ही पुलिस ने मंजू और उसके नंदोई राजीव कुमार की निशानदेही पर कुएं से सुखपाल का शव बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करके उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी सुखपाल के परिवार वालों को सौंप दी। पुलिस पूछताछ में राजीव, मंजू और उसके प्रेमी राजकुमार के जुर्म की जो दास्तान उभर कर सामने आई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रामपुर हाईवे से उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव है हरसैनपुर। इस गांव में ठाकुर जाति के लोग रहते हैं। आज भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आधुनिक सुख सुविधा प्रदान करने के बाद भी यह गांव पिछड़ा हुआ सा लगता है। यहाँ के घरों में आज तक बाथरूम और शौचालय तक नहीं है। इसी गांव में रहता था रतन सिंह का परिवार। रतन सिंह के पास गांव में लगभग 8 बीघा खेती की जमीन थी, जिसके सहारे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। रतन सिंह का सीमित परिवार था। उसके घर में उसकी बीवी और 3 बच्चों को मिलाकर
5 सदस्य थे। 3 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी उषा थी। उसके बाद राजबाला तथा सुखपाल थे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी था। सुखपाल ने बड़े होते ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुखपाल राजगीर का काम करता था। अब से लगभग 6 साल पहले उसका विवाह गांव कनौबी निवासी राजेंद्र की बेटी मंजू के साथ हो गया था। शुरू से मंजू का सपना किसी शहरी युवक से शादी करने का था, जो सुखपाल के साथ शादी होने के बाद एक छोटे से घर में आकर बिखर गया था। मंजू सुखपाल को कभी भी अपने दिल में जगह नहीं दे पाई थी। दूसरी तरफ सुखपाल उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। माँ बाप की मौत के बाद सुखपाल अकेला पड़ गया था। उसके घरेलू खर्च भी बढ़ गए थे, लेकिन खेती से सीमित आय ही होती थी, जिसके कारण उसे गांव में राजगिरी करनी पड़ती थी। वह सारे दिन काम करने के बाद शाम को थकाहारा घर लौटता और रात का खाना खाकर जल्दी सो जाता। यह बात मंजू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके बावजूद भी वह सुखपाल से तरह की फरमाइशें पूरी कराती रहती थी, जिन्हें वह किसी न किसी तरह से पूरी करता था। लेकिन मंजू को इतने से भी तसल्ली नहीं होती थी। वह जानती थी कि सुखपाल उसे बहुत प्यार करता है। इसी का लाभ उठाते हुए वह उस पर हावी होती गई। इसी बीच मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया, लेकिन प्यार से सब उसे अभी कहकर पुकारते थे। सुखपाल को उम्मीद थी कि बच्चा हो जाने के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, लेकिन उसका दिमाग और भी 7वें आसमान पर चढ़ गया था। घर में तकरार बढ़ी तो सुखपाल शराब का आदी हो गया। एक बच्चे की मां बन जाने के बाद मंजू की खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। इस वह और भी ज्यादा सत्संवर कर रहने लगी थी। राजीव का गांव सुखपाल के गांव के पास ही था। वह वक्त बेवक्त ससुराल आता जाता रहता था। मंजू के बच्चा होने के समय राजीव काफी समय तक अपनी बीवी उषा के साथ वहीं पर रहा था। सुखपाल दिन निकलते ही अपने काम पर चला जाता, लेकिन राजीव दामाद होने के नाते घर पर ही पड़ा रहता था। मौके का फायदा उठाते हुए वह मंजू के साथ लच्छेदार बातें करने लगा, जो उसके मन को भी भाने लगी थीं। राजीव मंजू से कभी कभी मजाक भी कर लेता था। मंजू उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। उसी दौरान राजीव मंजू के सौंदर्य को देख विचलित हो उठा। यही हाल मंजू का भी था। उसके दिल पर नंदोई हावी हुआ तो उसकी खुशी चेहरे पर नजर आने लगी। वैसे भी वह अपने पति के साथ अनचाहा रिश्ता रख रही थी। मंजू पहले से ही खुले गले का कुर्ता पहनती थी, जिसमें से उसके वक्ष झांकते दिखाई देते थे। मंजू जब कभी घर के कामकाज करती तो वह बिना चुन्नी गले में डाले काम पर लग जाती थी। राजीव घर में अकेला होता तो उसकी निगाहें उसी के गले पर टिकी रहती। मंजू इतनी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ न सके। चूंकि वह भी राजीव की भावनाओं से खेलना चाह रही थी, इसलिए हवा देती रही। एक दिन मंजू घर में अकेली थी। सुखपाल किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसका बेटा अभी सोया था। घर में बाथरूम न होने के कारण मंजू घर का दरवाजा बंद कर अंदर चारपाई खड़ी कर नहाने लगी। उस वक्त राजीव घर में मौजूद था। मंजू को नहाते देख उसका दिल बेकाबू हो उठा। मंजू का वह सेक्सी रूप देख राजीव मदहोश सा हो गया। उसके बाद मंजू पेटीकोट और ब्लाउज में ही कमरे के अंदर आ गई। राजीव मंजू के आमंत्रण को समझ चुका था। मौका पाते ही राजीव ने मंजू को अपनी आगोश में समेट लिया। राजीव की बाहों में आकर मंजू का शरीर ढीला पड़ गया। वह रोमांचित होकर राजीव के शरीर से चिपक गई। राजीव ने मंजू को कमरे में पड़ी चारपाई पर लिटा दिया और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। मंजू जिस प्यार के लिए सालों से छटपटा रही थी, राजीव ने उसे पल भर में दे दिया था। इसके बाद मंजू दूसरे बच्चे की मां भी बन गई थी। इस बार उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला अनवरत चलता रहा। अपनी पत्नी को भुलाकर राजीव ससुराल में पड़ा रहता था। सुखपाल काम में व्यस्त रहता था। इसके बावजूद उसे अपनी बीवी के कारनामों की जानकारी हो गई थी। सुखपाल ने मंजू को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों में आए दिन मनमुटाव रहने लगा। मनमुटाव के चलते मंजू एक दिन सुखपाल से झगड़ा करके मुरादाबाद शहर के गोविंद नगर में रहने वाली अपनी मौसी के घर चली गई। उसके बाद वह काफी समय तक मौसी के घर ही रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजकुमार से हुई। राजकुमार उसकी मौसी का पड़ोसी था। उसका मौसी के घर पर पहले से ही आना जाना था। राजकुमार ने मंजू को देखा तो वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। एक दिन उसकी मौसी ने राजकुमार को उसके पति द्वारा प्रताड़ित करने की सारी दास्तान सुना दी। राजकुमार के हाथों में मंजू की कमजोर नस आई तो वह उसका फायदा उठाने की सोचने लगा। एक दिन राजकुमार ने मंजू के सामने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि उसे कभी भी कोई मदद चाहिए तो वह हर समय तैयार है। राजकुमार भी सुंदर रसजीला युवक था। वह भी मंजू के दिल को भाने लगा था।
जब मंजू को अपनी मौसी के घर गए हुए काफी समय हो गया तो सुखपाल उससे मिलने के लिए गोविंदनगर चला गया। काफी दिन बाद सुखपाल के आने से नाराज मंजू उससे सीधे मुंह नहीं बोली। दोनों के मनमुटाव को देख मंजू की मौसी ने दोनों को आमने सामने बिठाकर बात की ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके, लेकिन मंजू ने उसके साथ गांव जाने से साफ मना कर दिया। मंजू ने सुखपाल को सलाह दी कि अगर वह उसे साथ रखना चाहता है तो गांव छोड़कर मुरादाबाद आकर बस जाए। मंजू की बात सुनते ही सुखपाल का पारा हाई हो गया, लेकिन वह अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। उसी दौरान राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने भी मंजू की हाँ में हाँ मिलाते हुए सुखपाल को मुरादाबाद आने की सलाह दे डाली। राजकुमार ने सुखपाल को यह बात भी बता दी थी कि उसकी मौसी के पास एक प्लॉट बिक रहा है, अगर वह चाहे तो उसे खरीदकर वहां मकान बनाकर रह सकता है। राजकुमार जानता था कि सुखपाल राजगिरी का काम जानता है। उसने सुखपाल को बताया कि गांव में राजगिरी में काफी कम पैसा मिलता है, अगर शहर में काम करेगा तो अच्छी आमदनी होगी। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुखपाल का मन बदल गया। बीवी की चाहत और बच्चों के प्यार को देखते हुए उसने गांव जाते ही अपने खेत की 6 बीघा जमीन बेच दी। उसने राजकुमार के घर के पास ही गोविंदनगर में 12 लाख रुपए का बनाया मकान खरीद लिया। फिर वह गांव छोड़कर बीवी बच्चों के साथ मुरादाबाद के गोविंदनगर में रहने लगा था। सुखपाल के हाथ में जो हुनर था वह उसके सहारे कहीं भी पैसा कमा सकता था। मुरादाबाद जाने के बाद वह वहीं पर राजगिरी का काम करने लगा। सुखपाल सुबह काम पर निकल जाता और देर रात तक घर लौटता था। राजकुमार ने मंजू के साथ मौज मस्ती करने के लिए जो जाल फैलाया था वह उसमें कामयाब हो गया था। सुखपाल की गैर मौजूदगी में वह मंजू के पास जाने लगा। मंजू यह तो पहले ही जानती थी कि उसका पति उसकी देह को पढ़ने में पूरी तरह नाकाबिल है। गांव में रहते हुए उसने अपने शरीर का सुख अपने नंदोई के साथ भोगा था। शहर आकर उसकी मुलाकात राजकुमार से हुई तो उसने उसके साथ भी अवैध संबंध बना लिए। राजकुमार से अवैध संबंध बनने के बाद वह दुनियादारी को भूल गई। राजकुमार चालाक युवक था। उसने अपनी चालाकी से मंजू को फंसाकर उसकी गांव की जमीन बिकवा कर मकान भी खरीदवा दिया था। उसका अगला कदम सुखपाल को अपने रास्ते से हटाकर मंजू को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना था। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने सुखपाल और मंजू के बीच मतभेद बढ़ाने का काम किया। राजकुमार ने मंजू को चढ़ाकर सुखपाल के नाम की बाकी जमीन बेचने के लिए उस पर दबाव बनाने को कहा, जिसे सुनकर सुखपाल बिगड़ गया। इसे लेकर मियां बीवी के बीच काफी समय तक मनमुटाव रहा। सुखपाल पत्नी के चरित्र को पूरी तरह से समझ चुका था, लेकिन बच्चों की वजह से वह उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन सुखपाल सुबह काम के लिए घर से निकला, लेकिन काम नहीं मिला तो वह जल्दी घर लौट आया। उस वक्त मंजू और राजकुमार दोनों एक ही चारपाई पर पड़े हुए थे। घर पर राजकुमार को देखकर सुखपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे आया देख राजकुमार चुपचाप घर से निकल गया। तब उसने मंजू को काफी खरी खोटी सुनाई। उस दिन पहली बार सुखपाल को शहर में मकान खरीदने का मतलब समझ आया था। अपनी बीवी की हकीकत सामने आते ही सुखपाल ने गोविंदनगर मुरादाबाद का मकान बेचने की बात चलाई। यह बात जब मंजू को पता चली तो उसने राजकुमार के साथ मिलकर उसे काफी मारा पीटा। बीवी के इस व्यवहार से तंग आकर सुखपाल अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने गांव आ गया। बच्चों के चले जाने के बाद मंजू अकेली पड़ गई। वह बच्चों से मिलने के लिए परेशान रहने लगी, लेकिन बच्चों को वापस लाने का उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव से उसकी बेटी को उसका मामा अपने साथ अपने गांव ले गया, लेकिन उसका बेटा अभी सुखपाल के पास ही था। बेटे अभी को अपने पास बुलाने के लिए उसने अपने नंदोई राजीव से संपर्क किया। उसने राजीव को 30,000 रुपए का लालच देते हुए कहा कि अगर वह उसके बेटे को सुखपाल के पास से ले आए तो उसे 30,000 रुपए देगी। लॉकडाउन में 30,000 रुपए मिलने वाली बात सुनते ही राजीव ने सुखपाल को अपने विश्वास में लेकर अभी को साथ लिया और उसे मुरादाबाद पहुंचा दिया। देश में लॉकडाउन लगते ही सभी अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। शहर या गांव सभी जगह कामकाज मिलना बंद हुआ तो सुखपाल खर्च के लिए पैसे को तरसने लगा। उसने गांव की जो जमीन बेची थी उसका बाकी पैसा भी मंजू के पास ही था। मंजू से कुछ खर्च के लिए पैसे मिल जाएं, यह सोचकर वह हिम्मत करके गोविंदनगर जा पहुंचा। सुखपाल को अचानक धर आया देख पहले तो मंजू उससे बोलने तक को तैयार न थी, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि जल्द ही वह मुआ उसने पति को खाना बना कर दिया। फिर वह उसके साथ गांव आ गई। गांव आकर वह सुखपाल के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।
जब राजीव को सुखपाल के गांव आने वाली बात पता चली तो वह भी उसके घर के चक्कर लगाने लगा। मंजू और राजीव के बीच पहले से ही अवैध संबंध थे। राजीव से मंजू का पुनर्मिलन हुआ तो उसका दिल बाग बाग हो उठा। लॉकडाउन के चलते राजीव भी अपनी ससुराल में आकर पड़ा रहने लगा। उसी दौरान मंजू ने अपने नंदोई को विश्वास में लेते हुए कहा कि अगर वह सुखपाल को अपने बीच से हटाने में उसका साथ दे तो उसकी 2 बीघा जमीन बेचकर वह सारे पैसे उसे देगी। तब दोनों के मिलने को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। मंजू की बात सुनते ही राजीव लालच में आकर अपने साले को ही मौत की नींद सुलाने के लिए साजिश में शामिल हो गया। राजीव को साथ देने के लिए पक्का करके मंजू फिर से मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद जाते ही उसने राजकुमार को भी अपने लटके झटके दिखाने के बाद उसे भी मकान का लालच देकर साजिश में शामिल होने को कहा। राजकुमार तो पहले ही उस मकान पर निगाहें गड़ाए बैठा था। जिस राह की खोज में वह काफी समय से भटक रहा था वह राह उसे मंजू ने स्वयं दिखा दी। मंजू ने राजकुमार को गोविंद नगर का मकान और उसके साथ सदा के लिए जीवन यापन करने की पट्टी पढ़ाकर अपनी योजना में शामिल कर लिया। जब मंजू को पूरा यकीन हो गया कि उसके दोनों दीवाने उसकी हर तरफ से सहायता करने को तैयार हैं, तो उसने सुखपाल को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। राजकुमार से बात करने के बाद वह फिर से सुखपाल के पास गांव आ गई। पति के पास आकर उसने प्रेम का नाटक करना शुरू किया। सुखपाल उसकी मंशा को जाने बिना उसकी मीठी मीठी बातों में फंसकर उसके साथ बिताए बुरे दिनों को पल भर में भुला बैठा। इस घटना को अंजाम देने से 5 दिन पहले मंजू ने सुखपाल से अपनी ननद उषा देवी के पास जाने की। सुखपाल अब किसी भी तरह उसके दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वह उसे साथ लेकर अपनी बहन उषा के गांव खाईखेरा पहुंच गया। अपनी ननद के पास 4 दिन तक मेहमाननवाजी करते हुए वह सुखपाल को मौत की नींद सुलाने की योजना बनाती रही, लेकिन वह योजना को अंतिम रूप नहीं दे पा रही थी। अपनी ननद के घर से ही उसने राजकुमार को फोन करके वहीं पर बुला दिया। राजकुमार के आते ही उषा के घर पर हर रोज दावत होने लगी। राजकुमार ने अपनी शान शौकत दिखाते हुए वहां पर शराब और मीट मछली बनाने खाने में काफी पैसा खर्च कर दिया। खाना खाने के बाद राजकुमार राजीव और मंजू को एकांत में ले जाकर सुखपाल को मौत के घाट उतारने की योजना बनाते रहे। उसी योजनानुसार मंगलवार 14 जुलाई की रात फिर से राजीव के घर पर दावत का प्रोग्राम बना। उस शाम राजकुमार और राजीव ने सुखपाल को जमकर शराब पिलाई। काफी देर तक खाने पीने का प्रोग्राम चलता रहा। जब रात काफी हो गई तो सारे दिन की थकी हारी उषा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर मकान की छत पर चली गई। उषा के छत पर जाते ही मौका पाकर मंजू ने राजीव, राजकुमार व सुखपाल से गांव के पास ही बाग में आम खाने की बात कही और रात 11 बजे उनको साथ लेकर घर से निकल गई। आम खाने की बात सुनते ही सुखपाल नशे में धुत होने के बावजूद उनके साथ जाने को तैयार हो गया था। चारों एक साथ गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर हसनगंज गांव की सीमा में ईंट भट्टे के पास पीपल के पेड़ से लगे कुएं के पास पहुंचे। कुएं की दीवार पर बैठते ही नशे में डूबा सुखपाल फैल गया। उसके नशे से बेहोश होते ही मंजू अपना आपा खो बैठी। उसने बड़ी ही फुर्ती से पति के पैर पकड़े और अपने नंदोई राजीव और राजकुमार से धारदार हथियार से वार करने को कहा। उस समय वैसे भी रात का अंधेरा छाया हुआ था। ऊपर से राजीव और राजकुमार बुरी तरह नशे में धुत थे। मंजू के कहते ही राजीव और राजकुमार कसाई बन सामने बेहोश पड़े सुखपाल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। सुखपाल पर पहला प्रहार होते ही वह उठ बैठा था, लेकिन उसके बाद तीनों ने उसे दबोच लिया और तेज धार वाले हथियार से उसे काटकर मार डाला। सुखपाल को मौत की नींद सुलाने के बाद तीनों ने उसकी गर्दन भी काट दी। फिर उसकी लाश कुएं में फेंक दी। लाश को छिपाने के लिए उन्होंने बाग में से पत्ते इकट्ठे किए और उसकी लाश के ऊपर डाल दिए। सुखपाल की हत्या करने के बाद तीनों चोरी छिपे घर पर आकर सो गए। उस समय तक सुखपाल की बहन उषा गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे कुछ पता नहीं चल पाया था। सुबह होने पर उसने मंजू और अपने पति राजीव से भाई सुखपाल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रात सुखपाल ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसके बाद वह सो गया था, लेकिन वह रात में पता नहीं कहां गायब हो गया था। ये सुनते ही उषा ने अपने भाई के साथ किसी अनहोनी होने की आशंका के चलते मंजू से थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। इस केस के खुलते ही पुलिस ने मृतक की बीवी मंजू, उसके नंदोई प्रेमी राजीव पर भादंबी की धारा 364, 302, 201 के अंतर्गत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। कहानी लिखे जाने तक इस मामले का तीसरा अभियुक्त राजकुमार पुलिस की पकड़ से बाहर था। मंजू ने अपने पति की जिंदगी के साथ जो खेल खेला उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की हत्या में गिरफ्तार हुई मंजू के चेहरे पर गम की कोई शिकन तक नहीं थी।
उसका कहना था कि उससे पति की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। मंजू ने पुलिस को दो टूक जवाब दिया कि वह जेल से आने के बाद भी दोनों प्रेमियों के साथ रहेगी। उसे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं थी, जो अनाथ हो गए थे। उसका बेटा अभी उसकी तहेरी दादी गंगा देवी के पास रह रहा था, जबकि उसकी बेटी उसकी नानी के साथ चली गई थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।